अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। आज की मार्केट के सेंटिमेंट्स आफ्टर डेज हम देख रहे हैं पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दिया है, मार्केट ने रिकवरी की है और एक हेल्दी गेंस देखे गए हैं जिसका इंपैक्ट हमने आज की मार्केट में देखा। और अगर बात करें कुछ बाइंग की तो यहाँ पे म्यूचुअल्स और इंस्टीट्यूशंस की बाइंग देखी गई है, यानी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से काफ़ी हद तक एक रिकवरी नोट हेल्प आउट करते हुए दिखाई दिया है जिसका इंपैक्ट हमने आज की मार्केट में देखा। एक ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस, एक हेल्दी गेंस और खासकर इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट्स थे वो भी अपसाइड होते हुए दिखाई दिए क्योंकि फाइनली जो एक कंसोलिडेशन प्रोसेस था वो अपराइट होते हुए दिखाई दिया है और एक टेक ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। कल वीक का लास्ट डे है, हो सकता है मार्केट के अंदर फर्दर गेन्स आए या ऑफलोड हो पोजीशंस, लेकिन फाइनली मार्केट के अंदर एक रिदम, एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 47,247.92 के लेवल पर, हाईएस्ट आइटम मार्केट गई 48,053.17, लोअर वाज 47,247.92 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 48,053.17 यानी कि 805.25 के इजाफे के साथ। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 475.23 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा दिखाई देता है 63.31 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू भी आज हेल्दी दिखाई दे रही है 21.31 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बिंग इन ग्रीन टेरिटरी, टीपीएल इस लिस्ट को लीड करे हैं 1.28 के इजाफे के साथ, 18.38 पे क्लोजर, 30.16 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। डब्ल्यूटीएल अगेन लाइमलाइट में 0.01 का इजाफा देखा गया, 3.92 पे क्लोजर रहा, 28.43 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली टीआरजी बैक टू द वॉल्यूम्स 11.06 का इजाफा देखा गया, 176.25 पे क्लोजर रहा, 27.39 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, कुछ आईटी रिलेटेड जो स्क्रिप्ट्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन देखी जा रही है वॉल्यूम लीडर्स में। इट मींस के आईटी का पोटेंशियल वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जहां बात होती है सिक्लिकल स्टॉक्स की, वहां बात होती है स्टील सेक्टर की। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे स्टील सेक्टर के ऊपर। आप ये रिपोर्ट देखें, फिर वापस आते हैं। मुल्क और कौमों की तरक्की का सफर इब्तिदा में महज ख्वाब ही होता है, जबकि इन ख्वाबों की तकमील जज्बे, दयानत और ईमानदार क़यादत के इक़्तिदार में आने से ही मुमकिन हो पाती है। इसमें कोई शक नहीं कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तान की तरक्की में इंडस्ट्रीज यानी कि सनतों ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। एक घर की मिसाल ही ले लीजिए, घर की बुनियाद से लेकर मुकम्मल हो जाने तक सीमेंट, सरिया और कितने ही ऐसे मटीरियल होते हैं जो कि मुख्तलिफ मराहिल में इस्तेमाल हुआ करते हैं। छोटे मकानों से लेकर बुलंदो बाला आसमान से बात ही करती देव हेकल इमारतों की तामीर में सरिया और स्टील मरकजी किरदार के हामिल होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क में इंडस्ट्री की तरक्की की शरह में इजाफे के लिए कोशां है, इसीलिए सनतकारी और तरक्की के आगाज की कोशिशों के हवाले से स्टील के शोबे को पैकेजेस पहले ही दिए जा चुके हैं। जबकि पाकिस्तान में हालिया अरसे के दौरान स्टील की फरोख्त और डिमांड में जबरदस्त इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी एक वजह दयामीर भाषा डैम की तामीर का आगाज तो दूसरी जाने पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है कि जिसके बाइस सरिये समेत दीगर कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक अशिया की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा देखने में आ रहा है। स्टील का शुमार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के पसंदीदा शेयर्स में से होता है। लिस्टेड कंपनीज ने गुज़श्ता सालों में सरमायाकारों को मुनाफे में तोले रखा है। इस सेक्टर ने स्टॉक मार्केट में तेजी से हिस्सा भी डाला है। माली साल बजट 2021 और 22 में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिलने पर ताजर खुश नजर आते हैं। रवा माली साल के दौरान आयरन और स्टील मसनूआत की सनत में सबसे ज्यादा अफजाइश ने मुल्की सतह पर इस सनत की अहमियत और अफादियत साबित कर दी है। आयरन स्टील मसनूआत की पैदावार और फरोख्त में गैर मामूली इजाफा मुल्क भर में सरकारी और निजी शोबों की जानिब से तामीराती सरगर्मियां बढ़ने से हुआ है। जी, आपने रिपोर्ट देखी, काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर का दारोमदार और ये सेक्टर्स काफ़ी हद तक अपना रोल प्ले करते हैं। इन्हीं की वजह से अगर इनके प्राइस के अंदर इश्यूज आते हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और अगर किसी इंडस्ट्री को फ्लरिश करना हो तो प्राइस जो है अपटेक करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव गेस्ट इन स्टूडियो, उनको वेलकम करते हैं। अब्बास अकबर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन अमरेली स्टील। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए कि एक जो घर होता है वो किसी भी गरीब आदमी का या किसी भी अमीर आदमी का ख्वाब होता है। एक घर को बनाने के लिए, छोटे से छोटे घर को बनाने के लिए कितना स्टील रिक्वायर्ड होता है? देखिए, अगर छोटे से छोटा घर अगर आपको बनाना है आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए, चाहे वो 2 कमरे का हो या 3 कमरे का मकान हो, उसके अंदर में
स्क्वायर फुटेज के हिसाब से हम काम करते हैं। यूजुअली लोहा जो लगता है 5 किलोग्राम पर स्क्वायर फुट से लेकर 7 किलोग्राम्स पर स्क्वायर फुट का अमाउंट ऑफ स्टील लगता है। ओके, That is very, for example, a small house will probably of 1000 square feet Okay. will require 6 to 7 tons of steel, not more. and what about the cost of 1 ton? The cost of 1 ton is increasing, Okay, and it is increasing because of the rapid increase in the prices of the raw material, internationally, right? इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल जो है, जो हम स्क्रैप मेल्टेबल स्क्रैप इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर तकरीबन इट इज़ ऑलमोस्ट नाउ डबल। 500 आज की तारीख में अगर हम बात करें तो $540 पर टन इज़ ओनली द रॉ मटेरियल प्राइस बेस्ड ऑन C&F। एक साल पहले की अगर आप बात करते हैं तो इट वाज अबाउट $306। अगर उसकी इतनी हिसाब से इतना ऊंचा प्राइस चली गई है, so naturally the government has to see that they must reduce the duties on the kham mal, not on the finished products, because Okay, we have to raw protect material our jobs. पे, exactly. raw materials के ऊपर में हमने हुकूमत को कहा था कि आप RD ख़त्म कर दें, हमारे जो बेसिक रॉ मटेरियल स्क्रैप है उसके ऊपर RD ख़त्म कर दीजिए, आप कस्टम्स ड्यूटी ख़त्म कर दीजिए। और अगर ये हम लोग को अगर 50 लाख घर लोगों के लिए बनाना है, बिल्कुल। तो वो गरीब तबके के लिए जो लोहा चाहिए उसके लिए आप सब टैक्सेस को ज़ीरो कर दीजिए। और हमने एक मंसूबा बनाया है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के जो चेयरमैन साहब हैं, हम उसको मज़ीद देने वाले हैं प्रोग्राम में, कि जहाँ भी क्या नाम है लो कॉस्ट हाउसिंग बनेगी उसके अंदर में ज़ीरो रेटेड ऑफ ड्यूटीज सर, आपने काफ़ी सारी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने जो है वो बताई हैं, तो मैं इसे अनफोल्ड करूंगी एक एक करके। ये बताइए कि आपने जिक्र किया है गरीब लोगों का भी, और आपने रॉ मटेरियल की भी शिकायत की है, रेगुलेटरी ड्यूटी का भी इम्पैक्ट है, जो कि तमाम चीज़ें कंपाइल होके टन्स ऑफ जो इसकी प्राइस को बढ़ा रही हैं और जिसकी वजह से कार्टेल और इश्यूज आ रहे हैं। ये तो हो गई बात। नहीं, कार्टेल नहीं है सर, चलें वो एक अलग डिबेट है, पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं ना। We must agree to disagree. There is no cartelization. ओके, कार्टेल पे अभी हम आएंगे और इस पे डिबेट होगी, लेकिन पहले ये बताइए कि जब ये बात हो रही है और रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो हम इसको एक कैटेगोरिकली डिवाइड नहीं कर सकते कि अगर 125 यार्ड्स का घर है तो इतना बना रहे हैं तो इसको इतना पड़ना चाहिए, जो कि गरीब लोगों के लिए, जो कि 1000 यार्ड से बना रहे हैं घर तो उनके लिए ऐसा होना चाहिए। जैसे कि बिल्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें कैटेगोरिकली डिवाइड होती हैं जिसकी वजह से सब खुश रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता? ऐसे प्रपोजल्स हैं मौजूद? नहीं, बिल्कुल मौजूद हैं, वो प्रपोजल्स मौजूद हैं जिसके अंदर में देखिए स्टील सिर्फ लोहा ज़मीन में नहीं जाता है, बिल्डिंग में नहीं जाता है। देर आर 35 और 40 अदर आइटम्स विच गो इन टू मेक अ हाउस। Steel is only a one small commodity which is only 5-10% to 12% of the cost of the house is steel. Right. ये गलत क्या नाम है न्यूज़पेपर में और सब जगह क्या नाम है ये दे रहे। अभी हमने मीटिंग की, जो हम मुसलसल देखते रहते हैं कि जो कोरोना का पाकिस्तान में किस तरफ जा रहा है, कितने केसेस हैं, क्या हमें नज़र आ रहा है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। तो अभी हमने मीटिंग ख़त्म किया, तो इसलिए मैं आपसे इस चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ। देखें, इस वक्त ये जो वायरस है, ये जो कोरोना वायरस है, ये तब्दील होती जाती है। यानी वो वायरस जो शुरू हुई थी उसमें कई तब्दीलियाँ आई। मसलन साउथ अफ्रीका का एक अपनी किस्म का एक म्यूटेट कर गई एक वायरस तब्दील हो गई, और भी डिफरेंट किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की वायरसेस हैं। लेकिन इस वक्त जो हमें दुनिया में इर्द गिर्द हमारे इलाके में, दुनिया में, इस सारे ख़त्ते में जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है इंडियन वेरिएंट, जो कि हिंदुस्तान से एक वायरस म्यूटेट चेंज होके, तो वो इस वक्त बांग्लादेश में बड़ा बुरे हालात हैं, वहाँ फैल गई है। हिंदुस्तान में आप सबको पता है कि कितनी तबाही मचाई है उसने। अफ़गानिस्तान वो पहुँच गई है, और अफ़गानिस्तान में इस वक्त अगर आप हस्पतालों में देखें तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, जो
एक वक्त पे हिंदुस्तान में थी, इंडोनेशिया पहुंच गई है, उधर भी हालात बुरे हैं, वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी है और आप देख रहे हैं कि हर रोज़ बहुत लोग इसी वायरस से मर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज आपको इस सब सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं आज आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक अल्लाह ने हमारे पे ख़ास करम किया। इंसान जितनी मर्ज़ी कोशिश करे, आखिर में ऊपर वाला फ़ैसला करता है कि वो आपकी कोशिश कामयाब होगी या नहीं होगी। उसने अभी तक हमें बड़ी कामयाबी दी है। आपको पता है कि दुनिया में पाकिस्तान को तीसरे नंबर पे वो मुल्क अभी जो वो कौन सा था, हाँ, इकोनॉमिस्ट की अभी सर्वे आई है कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतर अपने मुल्क को बचाया है कोरोना से। और वो होना तब था, हाँ, हमारी भी मेहनत थी, इधर हमारी NCOC, इन्होंने सारे केसेस स्टडी किए और इन्होंने अच्छे फैसले किए। लेकिन आपकी भी, मेरी कौम का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है कि हम इतने बुरे हालात से बच गए। इसमें जब मैंने आपको कहा कि ये एहतियात करो, तो आप हमारे साथ चले और आप समझे कि हम वो मुल्क हैं जिसने 2 रमज़ान में, सारी मुसलमान दुनिया में 2 रमज़ानों में जिधर मस्जिदें खुली रही वो पाकिस्तान था। बाकी मुसलमान मुल्कों में बंद कर दी उन्होंने अपनी मस्जिदें। तो आज अगर हम यहाँ पहुँचे हैं, इसमें यहाँ हमारी NCOC की बड़ी मेहनत थी, मॉनिटरिंग थी, इन्होंने सही माने में कई चीज़ें प्रीएम्प्ट की, बताया। लेकिन साथ साथ अवाम ने भी हमारे साथ चले, अवाम हुकूमत के साथ खड़ी हुई और इसलिए आज हम इर्द गिर्द सारी दुनिया से बेहतर हैं। और ये जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है। लेकिन अब मैं आपसे ज़रा अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो हमने स्टडी किया है, हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए। और ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि ख़ास तौर पे हमें ख़तरा है कि ये जो हिंदुस्तान का जो इंडियन वेरिएंट है, अब ये पाकिस्तान में भी आनी शुरू हो गई है, जो कि अफ़गानिस्तान में है, हमारे साथ वाले मुल्क में, और ज़ाहिर है उसकी चांस है पाकिस्तान में आने के लिए। तो मैं आज सब आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ। मुझे पता है लोग थक गए हैं इससे, दुनिया में लोग थक गए हैं ये SOPs के ऊपर चलने के लिए। लेकिन एक चीज़, ये जो मास्क है, ये सबसे आसान चीज़ है कि अगर आप इसकी एहतियात कर लें तो हम ये जो अब खौफ हमें आ रहा है कि चौथा वेव आने वाला है, तो हम इससे अपने मुल्क को बचा सकेंगे। अगर आपने जिस तरह पहले एहतियात की, ये जो मास्क है, और ये मास्क मैं आपको समझा दूँ किधर, जिधर बंद कमरे हैं, जिधर मसलन शादियां हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बंद कमरों के अंदर, और ख़ास तौर पर जब लोग खाना खा रहे हैं, इसका मतलब कि इसकी फैलने की चांस बढ़ती जाती है। अगर आप पार्क में फिर रहे हैं और आपके फासले हैं तो फिर भी आप मास्क से बच सकते हैं। लेकिन बसों में बैठे हुए हैं, लोग भरे हुए हैं गाड़ियों के अंदर, उधर मैं आपसे ताकीद करता हूँ कि कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मास्क पहनना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन इससे हम अपने मुल्क को बचा सकेंगे। हाँ, हम अपनी माइशत को बचा सकेंगे जो अब तक हमने बचाया है। सारी दुनिया के अंदर गुर्बत फैल गई है, गरीब कुचला गया है, सिर्फ इसलिए कि जब आप लॉकडाउन लगाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान कमज़ोर और गरीब तबके को होता है, और हम अब तक बचा गए उनको। तो इसलिए अपनी कौम की खातिर, अपनी माइशत की खातिर, जो अल्लाह का शुक्र है उसने करम किया हुआ है, अपने वो लोग जो कि आपके घर में जिनको बीमारियां या जो बूढ़े हैं, उनको बचाने के लिए मैं सबसे फिर से कहूँगा कि ईद आ रही है, ईद के अंदर ये मास्क पहने। कुर्बानी का हमने जो फ़ैसला किया है, जिस तरह पिछले साल कुर्बानी थी, उस बार फिर वही कि हमने बड़ी सोच समझ के कुर्बानी शहर से बाहर करनी है ताकि उससे भी ना फैले। और ईद पे भी पूरी कोशिश है कि आप यही मास्क कम से कम पहने रखें और एहतियात करें। और आखिर में मैं अपनी इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ, पहले तो फिर से मैं आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आपने बड़ा ज़बरदस्त और मुश्किल काम है। सारी दुनिया में देखें कि लोग थक गए थे, तंग आके
बहुत मुश्किल था लोगों को कहना कि जी SOPs के ऊपर चलो। तो आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर हमने डाला है, हमारी गवर्नमेंट ने आपके ऊपर, इंतज़ामिया पे बड़ा प्रेशर डाला है कि आप लोगों को देखें कि वो एहतियात करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा और स्टेमिना आपका टेस्ट करना चाहते हैं हम, ख़ास तौर पे ईद के दौरान ये मास्क की कंप्लायंस देखें। और ये इससे आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने ये सही माने में कर लिया तो हम अपने मुल्क को बचा लेंगे। ये जो चौथा वेव अगर चल पड़ा और तेज़ी से ऊपर केसेस चले गए तो फिर हमें लॉकडाउन्स करने पड़ेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़ेंगे, शादी हॉल बंद करने पड़ेंगे, लोगों के रोज़गार मुतासर होंगे। ऊपर से टूरिज़म, इस वक्त टूरिज़म का सीज़न है, वो सारे इलाकों के अंदर लोगों को रोज़गार मिल रहा है, फ़ायदे हो, वो सब के ऊपर फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता क्लैम्प डाउन करना पड़ेगा, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। सो उससे बचने के लिए अगर अभी आप एहतियात कर लें तो हम अपने मुल्क को उस मुश्किल वक्त से भी बचा सकते हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं बांग्लादेश में लॉकडाउन कर दिया है, बुरे हालात हैं वहाँ। इंडोनेशिया में उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, बंद कर दिया सब कुछ, तो हम अपने लोगों को उस चीज़ से बचा सकेंगे। हाँ, और हाँ, मैं भूल ना जाऊँ, असल में जब तक हम सारे लोगों को अपना वैक्सीन नहीं लगा सकते, इसके वेव्स आते रहेंगे। तो ये भी मैं ताकीद करना चाहता हूँ कि हमारे पास डोजेस पड़े हुए हैं, हमने बाहर से, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास वैक्सीन है, तो मैं सबको ताकीद करूँगा कि वैक्सीन लगाएं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम वैक्सीन बनाते नहीं हैं, इसलिए हमें थोड़ा देर लगेगी सारे अपनी आबादी को वैक्सीन लगाने की। मसलन अमेरिका ने बड़ी तेज़ी से कर दिया क्योंकि वहाँ बनती है वैक्सीन, बरतानिया ने कर दिया और मुल्कों ने कर दिया, लेकिन हमारे मुल्क में वैक्सीन बनती नहीं है। लिहाजा जैसे जैसे वैक्सीन आती रहती है हम डोज लगाते रहते हैं। इस वक्त हमारे पास है वैक्सीन, लिहाजा इसका फ़ायदा उठाएं। शहरों में ख़ास तौर पे वैक्सीन लगाएं, शहरों में जिधर ज़्यादा चांस है, जिधर ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, तो उसका फ़ायदा उठाएं। और इंशाअल्लाह अगर हम इस चौथे फेज़ से निकल गए तो इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क को बिल्कुल, अपनी जो बाकी मुल्कों में तबाही मची है, हम अपने मुल्क को बचा सकेंगे। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कोरोना सूरत हाल से मुतालिक इज़हार ख़याल कर रहे थे। एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, वैक्सीन लगवाइए। ये वो 3 अहम चीज़ें हैं, जो वो अहम अपील है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हमारे आवाम से की है। साथ ही साथ उन्होंने आवाम को खिराज तहसीन भी पेश किया है कि उन्होंने हुकूमत के साथ, इंतज़ामिया के साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया है। इंतज़ामिया को भी उन्होंने सराहा कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर का भी सामना करना पड़ा। हमने आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा। लेकिन उनका कहना यह भी था कि अगर हम इंतज़ामिया पर प्रेशर नहीं डालते और वो आवाम को मुतहरिक नहीं करते ये मास्क पहनने के लिए, SOPs पर अमल दरामद करने के लिए, तो उस तरह से जिस तरह से मईशत को बचाया गया है, मईशत को बचाया जाना मुमकिन नहीं होता गवर्नमेंट के लिए। और यही वजह है कि जो पॉलिसीज़ अपनाई गई अब इंटरनेशनली उनको रिकगनाइज़ किया जा रहा है। दी इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि हमने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बेहतरीन इकदाम किए और कोरोना की सूरत हाल को काबू रखने में सबसे अहम कारकर्दगी का मुजाहरा किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक और ख़तरा जो हम पर मंडला रहा है, वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि वो भारतीय वेरिएंट है, वो कोरोना की किस्म है जो भारत में आ चुकी है और अफ़गानिस्तान तक पहुँच चुकी है। हमें ये कोशिश करनी है कि ये जो वेरिएंट है जो भारत से जन्म ले रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर न फैले। इसके लिए हमें मास्क पहनना है, SOPs पर अमल दरामद करना है और वैक्सीन लाजमी लगवानी है, ये कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से। मज़ीद इसकी डिटेल आइंदा आने वाले बुलेटिन में आपसे शेयर करते रहेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम तामीराती शोबे के बारे में बात कर रहे थे। अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, योर टेक ऑन, आप तामीराती शोबे के बारे में कुछ कह रहे थे। देखिए, स्टील जो है ना, इट्स द मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। हर शय के अंदर में इस्तेमाल होता है,
चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर्स हो, चाहे वो डिश वॉशर्स हो, चाहे वो अवन इसका हो, यूज बहुत हर ज्यादा है। चीज़ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हर जगह इस्तेमाल है। सो लिहाजा हुकूमत को ये चाहिए कि हमें स्टील के ऊपर में सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि कैपेसिटीज़ बढ़ें। और हमारे पास capacity- रॉ मटेरियल कभी मौजूद नहीं होता, ऐसा क्यों है? देखिए रॉ मटेरियल आता है खाम माल बाहर से। तो हमने हमारे पास भी तो स्क्रैप होता है बहुत हमारे सारा। पास स्क्रैप बहुत कम होता है, ओके। बहुत कम जनरेशन होता है। बिकॉज हम एक गाड़ी को 15 साल चलाते हैं, 20 साल चलाते हैं, 25 साल चलाते हैं। यूरोप में और अमेरिका में तीसरे साल या दूसरे साल गाड़ी को कंडेम कर देते हैं, वो चली जाती है स्क्रैप में। वो स्क्रैप को प्रोसेस करके श्रेडेड स्क्रैप बनता है, वो हमें फिर मिलता है उससे दोबारा लोहा बनाने के लिए। सो वी आर रियली रिसाइकलिंग द स्क्रैप ऑफ द होल वर्ल्ड, पार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। और वो जो है स्टील की कैपेसिटी को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारा पर कैपिटा जो कंजम्पशन है सिर्फ 40 है किलोग्राम्स पर पर्सन पर ईयर। इसको हमें 100 तक ले जाना है, 200 तक ले जाना है। अगर 100 तक ले जाना है तो हमें चाहिए होगा 25 मिलियन टन। हमारा फ़िलहाल 8 से 9 मिलियन टन मैक्सिमम प्रोडक्शन है और इंपोर्ट है। हमें जैसे तरक्की आगे होगी और पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान बनेगा, हमें 20, 25, 30, 40, 50 मिलियन टन लोहा ज़रूरत पड़ेगी। Exactly. मगर आएगा कहाँ से? अगर एग्जिस्टिंग बड़ी लार्ज कंपनीज जो है डॉक्यूमेंटेड, उसको प्रॉफिट करने का, मुनाफा करने का मौका नहीं मिलेगा और वेल्थ क्रिएशन का मौका नहीं मिलेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। एग्जैक्टली सर, ऑफिशियल और अनऑफिशियल स्टील का भी बड़ा एक इशू होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑफिशियल जो एक अगर कोई भी कंपनी है वो अपना बोर्ड लगा देती है कि ये स्टील इस्तेमाल हो रहा है इस घर के अंदर, और वहाँ पे फिर एक गारंटी भी होती है। कुछ एनओसीज नहीं मिलती, जब एनओसीज मिल जाती हैं और अगर ऑफिशियली कोई चीज़ लगी हुई हो तो तमाम चीज़ें बेहतर रहती हैं, नताइज अच्छे होते हैं। आप समझते हैं जो अनऑफिशियल स्टील है ये मजबूत भी है या फिर ये इसमें कुछ मजबूती के भी ड्रॉबैक्स आ सकते हैं इसके? नहीं जी, बहुत देखिए अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगा 55 से 60% जो लोहा बन रहा है वो सब स्टैंडर्ड लोहा बन रहा है पाकिस्तान में। राइट। और PSQCA के स्टैंडर्ड्स जो अप्रूव्ड है उसके मुताबिक नहीं बन रहा है लोहा। और हमें चाहिए कि PSQCA के स्टैंडर्ड्स को हम मजबूत करें, Exactly. उसकी एप्लीकेशन मजबूत करें, ताकि सब स्टैंडर्ड, देखिए हम लोग सीस्मिक जोन में हैं, वी आर ऑन द हाईएस्ट सीस्मिक जोन। अगर सीस्मिक जोन पे हैं, अल्लाह ना करे जैसे कि 2005 में 2008 में जो ज़लज़ला आया था 2005 में, उसमें कितनी नुकसानी हुई थी। ज़लज़ला आता है अल्लाह की तरफ से, नुकसान होता है हम लोग की वजह से, क्योंकि सही लोहा इस्तेमाल नहीं होता है, सही स्ट्रेंथ नहीं होती है। जितने क्या नाम है सब स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर्स बारिशों का भी एक इम्पैक्ट होता है सर। आप तो अगर अर्थक्वेक्स की बात कर रहे हैं तो वो तो अल्लाह ना करे कोई कुदरती ऐसे नेचुरल डिजास्टर होता है, लेकिन अगर हम बात करें बारिशों वगैरह से, उससे भी एक इम्पैक्ट होता है, घर गिर जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, घर इसलिए गिरते हैं कि ताकि उसकी तामीर सही नहीं हुई है, उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया है। राइट। उसकी सिवेज जहाँ जहाँ पे है कॉस्ट कटिंग की गई है, बिकॉज एवरी बिल्डर, एवरी पर्सन हु इज बिल्डिंग, उसको चाहता है कि कम से कम दाम पे माल बना के बेचकर भाग जाए, चले जाए, मुनाफा हो जाए, बस मुनाफा हो जाए। बट यू हैव टू लुक एट द स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टील, स्टैंडर्ड्स ऑफ पाइप्स। आप जितनी भी टॉल स्टोरीड बिल्डिंग देखें, आप सबके ऊपर में धब्बे लगे नजर आएंगे गीले के, क्योंकि जो पाइप्स इस्तेमाल होते हैं पानी के, दे आर पेपर थिन एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। ओके। So therefore everything ये is issues leaking. आ जाते So हैं it is इसके। leaking. So once it starts leaking, then corrosion starts. Corrosion starts. जो buildings पुराने ज़माने में और अभी भी जो बन रही है, they are made for 100 years. They made for 200 years and not made for 10 years and 15 years और फिर उसको बिल्डिंग को जी। गिरा दी जाए। राइट सर, इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। पॉलिसीज़ बहुत सारी आ रही हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया गया, उसके बाद ऑटो पॉलिसी की बात हो रही है, रिफाइनरी पॉलिसीज़ डिफरेंट। तो क्या स्टील की भी कोई पॉलिसी आनी है या कोई अपकमिंग है? और दूसरी बात ये कि जो ये पॉलिसीज़ आ रही हैं, इसमें कितना ज़्यादा देखा जा रहा है कि चीज़ों पर काम हो रहा है? इससे पहले पॉलिसीज़ नहीं दी गई। देखिए पॉलिसीज़ जो भी आ रही है, मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है।
पॉलिसीज़ अनाउंस करना और उसके ऊपर तामील करना और बिल्कुल। उसके ऊपर फिर फॉरेंसिक ऑडिट करना, ये बहुत ज़रूरी है। एवरी रुपी जैसे टैक्स पे कलेक्ट हो रहा है, बिल्कुल। every rupee must be accounted for on the website, project wise. Whether it is PSDP project, whether it is annual development project of any of the provinces, every rupee of tax must be accounted for the citizens to see. थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, Third आप ये कह party रहे हैं। forensic audit होना चाहिए before any payment is made. और जहाँ तक जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिए हैं, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी मॉनिटरिंग और उसकी ऑडिटिंग की बहुत ख़ास ज़रूरत है। अब जैसे आपने कहा कि स्टील की पॉलिसी इज़ एट द बैक बर्नर। मेरी बात हुई थी रज़ाक दाऊद साहब के साथ ऑफिशियल मीटिंग में, पिछले हफ्ते में इस्लामाबाद में था। ओके। And we have decided that starting August this year, they will start the framework for a steel policy. Now उस framework of the steel policy के अंदर में सब stakeholders से लिया जाएगा, मगर मैं Proposals? कहता हूँ कि only those stakeholders should be allowed to participate in that steel making policy who are documented, who are properly standardized steel जो बनाते हैं। वो लोग And participate not करें। every Tom, Dick and Harry who are making substandard steel. They should not be included in the steel Exactly. policy. जो स्टैंडर्ड मीट्स करते हैं उन्हीं को इख्तियार हो कि वो पॉलिसी में जो भी अपने प्रपोजल्स हैं, जो भी अपनी राय है, उसका इजहार कर सकें। इजहार करें। राइट। असल में होता क्या है कि जी जाते हैं, नहीं जी फलाने स्टेक होल्डर ने ये कहा, फलाने स्टेक होल्डर ने ये कहा। अगर सब स्टेक होल्डर्स को आप क्या नाम है आमादा करने बैठोगे तो कभी कोई पॉलिसी बनेगी नहीं। यू हैव टू सेलेक्ट पब्लिक फॉर द लिमिटेड सेक ऑफ कंट्री हमें चीजों को प्रॉपर्ली देखना होगा। प्रॉपर्ली देखना होगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू पीपल हु आर फुली डॉक्यूमेंटेड एंड अकॉर्डिंग टू पीपल whose all transactions are kosher, that means through banking channels. Today आज हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगा वो FATF से आएगा, इसीलिए कि जो फाटा पाटा में जो इंपोर्ट हो रहा है स्टील, इट इज most of it, some of it is, most of it is without LC, most of it is without documents, और वो एडवांस पेमेंट बाहर भेज देते हैं, उससे फिर लोहा लाते हैं। व्हाट इज कॉल्ड ओपन अकाउंट पॉलिसी। ओके। और ये ओपन अकाउंट पॉलिसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, ये इसके ऊपर नजरअंदाजी करनी चाहिए। वी हैव टू रिव्यू दैट पॉलिसी एंड ऑल्सो फ्रॉम द बॉर्डर फ्रॉम ईरान, बिकॉज वहाँ से ह्यूमैनिटेरियन गुड्स जो है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, लाइफ स्टॉक्स है, एवरीथिंग शुड बी अलाउड। But as far as steel is concerned and building material is concerned, all should come through the seaport and not through the border port. Border port में गपले बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जी हाँ, उसके अंदर में 50 टन का ट्रेलर होता है और बताया What जाता है is the सिर्फ point, 5 sir? टन। What is the point? What is the point? My point is that all industries, all जो industries यहाँ पे पाकिस्तान में लगी हुई है, उसकी finished material should not come through road, should come through seaport. Right. And it should be through banking channels. It should be through banking channels. All imports must be through banking channels. एग्जैक्टली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही है तो इकोनॉमी की बात करें और इकोनॉमी की बात करते हैं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात होती है। ओवरऑल एक अच्छी चेंज दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आज की मार्केट की भी सूरत हाल मालूम करते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पे मौजूद हैं SM दानिश साहब, उनसे पूछते हैं आज की सूरत हाल क्या रही। जी नताशा, इस वक्त हम ट्रेडिंग फ्लोर पर मौजूद हैं और जिस तरह हम देख रहे हैं कि 47,000 का लेवल काफ़ी हद तक सस्टेन होता हुआ नजर आया। पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा मार्केट 48,000 के लेवल से ऊपर मूव कर रही थी, फिर 47,000 के लेवल के करीब पहुंची, लेकिन फिर वहां से स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हुए मार्केट जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आई है। तो लगता तो यह है कि 47,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस मार्केट के लिए बनता हुआ नजर आया। मजीद डिटेल में मार्केट के हवाले से बात करेंगे और गोइंग अहेड मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ट्रेडिंग हॉल पर मौजूद है एहसन मेहनती साहब, डायरेक्टर आरिफ हबीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन साहब, सबसे पहले तो मार्केट की परफॉर्मेंस पर मैं कमेंट चाहूँगा। जिस तरह अभी मैंने कहा 47,000, डू यू थिंक कि इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग बेस है मार्केट की?
जी बिल्कुल, सपोर्ट तो अपेरेंटली नज़र आ रहा है और मार्केट जो है ज़ाहिर है उसके अंदर हमें देखना है कि अर्निंग सीज़न जो है वो आगे आने लगा है। जून ईयर एंड क्लोज़ होता है नॉर्मली। ऑयल कंपनीज़, ऑटो सेक्टर, बहुत सारी ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर फर्टिलाइज़र जिसके जो है जून ईयर एंड होता है और आई थिंक कि ये ईयर एंड जो है वो टैक्स ईयर एंड भी कहलाता है। तो आई थिंक कि मोरलेस जो है वो इस वजह से जो है इस वक्त तेज़ी देखी जा रही है कि आगे रिजल्ट जब अच्छे आएंगे तो इन्वेस्टर जो है हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की तरफ जाएंगे। आगे हमने ये भी देखना है कि FATF को लेके भी एनवायरनमेंट ज़्यादा कन्वीनियंट हो रहा है, पाकिस्तान के डिस्क्लोजर्स बेहतर हो रहे हैं। MSCI के अंदर मोरलेस जो है अगर डाउनग्रेड होता है तो वो पाकिस्तान की फेवर में जाएगा। आई थिंक कि इन्वेस्टर ये सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम देखा जाए तो कल जो ऑटो सेक्टर की स्कीम आई है गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली जो उसके अंदर मराते दी गई हैं फ्रेश इन्वेस्टर के लिए भी और फिर जो एग्जिस्टिंग जो ऑटो सप्लायर्स हैं, आई थिंक कि जो टैक्सेशन के कंसेशन है वो ऑटो सेल्स को बढ़ाएंगे और तेज़ी जो है वो हम देख रहे हैं कि ऑटो, सीमेंट सेक्टर, तमाम सेक्टर्स के अंदर मोरलेस देखी जा रही है। ठीक है हसन साहब, आपने MSCI का जिक्र किया, ये भी बात हो रही है कि शायद MSCI से हमें इमर्जिंग मार्केट्स में जो 2017 में डाला गया था 4 साल पहले, हमें शायद दोबारा से डाउनग्रेड करके फ्रंटियर मार्केट्स में डाल दिया जाए। व्हाट डू यू थिंक अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि उस वक्त 50-60 बिलियन डॉलर का साइज़ था, अब जो है वो श्रिंक हो चुका है साइज़ फ्रंटियर एंड फंड्स का। जी बिल्कुल, तो अगर MSCI के अंदर हमारा वेटेज जो है वो अभी ये 0.2% था और फिर उससे अगर बढ़ के 2% तक चला जाता है या 2.5% पे चले जाता है डाउनग्रेड के बाद, फ्रंटियर मार्केट्स में आने के बाद देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि जो पाकिस्तान में पिछले 5 सालों से जो है वो आउटफ्लोज देखे जा रहे हैं। मैं कैपिटल मार्केट के अंदर ये हायर साइड पे $400 मिलियन तक भी गए हैं और पर एनम $200 मिलियन से $400 मिलियन की रेंज में रहे। तो आई थिंक कि मोर लेस जो है मार्केट के अंदर $2 से $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आने की तवक्कुआत हैं। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर एक्सटर्नली अगर हम देखा जाए तो G20 के लिए खास तौर पर जो है वो कोविड की मत के अंदर जो है वो मराते दी जा रही हैं इंटरनेशनली। ये हमारे जो गवर्नमेंट डेट हैं अगर उसको एक्सटेंड कर देते हैं उसकी रीपेमेंट्स के स्केड्यूल्स, आई थिंक कि जो रुपये की इंस्टेबिलिटी भी इस वक्त हम देख रहे हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली जो है इंस्टेबिलिटी ख़त्म होते नज़र आ रही है आने वाले टाइम में, जहाँ पर जो है वो हमें इससे पहले जो मराते मिली थी इसके बाद हमने $1.5 बिलियन की भी जो है डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल हमें मिला था। तो आई थिंक कि ये मराते जो हैं मोर लेस रुपी स्टेबिलिटी भी लेकर आएंगी जो कैपिटल मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा कैपिटल मार्केट्स की बात आपने की, स्टॉक मार्केट पे वापस आते हैं। 53,000 का हाई जो है वो हमने देखा था मई 2017 में टच हुआ था। क्या नियर फ्यूचर में हम इस हाई को ब्रेक होता हुआ देख रहे हो, एक नया हाई बनता हुआ देख रहे हैं? देखें बिल्कुल अब नज़र ये आ रहा है कि जो ये अर्निंग सीज़न है, अर्निंग सीज़न के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट दोबारा जो है वो तेज़ी का रुख करेगी और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो मार्केट के अंदर सरगर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब अपेरेंटली नज़र आता है कि अगर ऑयल प्राइसेस हायर साइड पे गई, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऑयल सेक्टर जो है वो लीड करेगा मार्केट को। आगे जो हमें जो इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5% तक, और जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है जिसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी जो मराते दी गई हैं, इससे पहले जो एग्जेम्पशंस दी गई थी उनको कंटिन्यू रखा गया 1 साल तक। आई थिंक कि वो भी एक रीज़न होगा जिसकी वजह से जो है सीमेंट के अंदर और फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। ठीक है हसन साहब, आने वाले दिनों में कौन कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे या मार्केट लीडर्स होंगे? देखिए आई थिंक कि अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि जो ऑयल सेक्टर है उसके पे आउट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। गवर्नमेंट की अपनी जो है वो डिविडेंड पे आउट्स की काफ़ी ह्यूज कमिटमेंट्स हैं। फिर इसके अलावा हम देख रहे हैं कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट की सरगर्मी जो है वो रहेगी। प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी जो है दोबारा गवर्नमेंट के कमिटमेंट्स हैं कि प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम दोबारा से आएगा। OGDC PPL अपेरेंटली हमें नज़र आएगा उसके अंदर। तो आई थिंक कि जो काफ़ी इन्फ्लोज हैं वो ऐसे स्टॉक्स के अंदर जाएंगे जो हायर डिविडेंड पेइंग हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट के कमिटमेंट्स हायर साइड पर हैं, और आई थिंक कि वो मेनली ऑयल पावर सेक्टर है कि जहाँ पे पे आउट स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे। और फिर गोइंग फॉरवर्ड हमें नज़र आता है कि सीमेंट सेक्टर की चूँकि प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो गई है, इस माह भी जो है 12% से ज़्यादा ग्रोथ इस सेक्टर की डिस्पैचेस के अंदर जून के माह के अंदर देखे गए। तो आई थिंक कि सीमेंट फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो लीड करेगा ऑयल एंड पावर सेक्टर के बाद। ठीक है, अच्छा IPOs की मैं बात करना चाहूँगा। FY20 लास्ट ईयर यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने तकरीबन 8 IPOs देखे थे, जो कि 8 साल के बाद हमने इतने अच्छे IPOs दोबारा से मार्केट में देखे हैं। तो व्हाट डज दैट इंडिकेट, और फ्यूचर में क्या हम समझ सकते हैं या मजीद IPOs हमें इसी तरह से नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल IPOs जो हैं वो जो फ्रेश IPOs आ रहे हैं, और आई थिंक कि उसका जो रिटर्न है वो 31% तक रिटर्न जो है हमने देखा कि मार्केट ने इस साल 13% इंक्रीज दिया है सिंस जनवरी। बट IPOs की जो अगर आप देखें परफॉर्मेंस वो 31% है। तो आई थिंक कि जो नए IPOs आ रहे हैं उसमें बुक बिल्डिंग का प्रोसेस भी है, और उसके अंदर इंटरेस्ट जो है एटलीस्ट डबल इंटरेस्ट आता है जो भी
एक्सपोजर जो है वो क्लेम किया जाता है। तो आई थिंक कि इंडिकेशन यही है कि आने वाले जो IPOs हैं वो अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे। इन द पास 30% तक रिटर्न जिस तरह मैंने बताया कि वो हमें मिला है ईयर टू डेट, आई थिंक कि वही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड के अंदर भी ऐसी जो है इंटरेस्ट और ऐसी जो है वो रिजल्ट्स और ऐसे ही जो है वो डिविडेंड्स मिलेंगे जो इन्वेस्टर इसकी तरफ आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एहसन मेहंती साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर आरिफ हबीब। और जिस तरह मैंने कहा स्टॉक मार्केट 47,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग बेस नजर आता है। अब देखना यह है कि 48,000 के लेवल पर जाकर मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है, उस लेवल को सपोर्ट कर पाती है या नहीं। उसके बाद मार्केट जो है 48,000 का सस्टेन हो जाता है लेवल, तो डेफिनेटली हम मार्केट में मजीद बेहतर लेवल्स देख सकते हैं। बैक टू यू नताशा। थैंक यू दानिश, आपने क्विक रैप मार्केट का बताया और ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। कल भी यही बात देखी गई थी, ऑटो पॉलिसी के आने के साथ साथ काफ़ी हद तक एक परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है। एक हम कहेंगे फैबुलस परफॉर्मेंस है जिसका इम्पैक्ट हम मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे देख रहे हैं। एहसन मेहंती साहब का भी यही कहना था कि काफ़ी हद तक जो एक मार्केट के अंदर एक रैली देखी जा रही है, बुल रन देखा जाएगा, वो अब कंटिन्यू रहेगा। 48,000 के लेवल्स पे जा चुके हैं और नॉर्मली आगे आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक 50,000 के लेवल्स की जो बातें हो रही थी वो अब तक कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं, पॉलिसी की बात हो रही है तो अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, ऑटो पॉलिसी की भी हम बात कर रहे थे, तो ऑटो पॉलिसी के आने के बाद ये सेक्टर फ्लरिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का बहुत इम्पैक्ट था, इंटरेस्ट रेट के कम होने के बाद 7% के अराउंड होने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दी हैं। आप क्या समझते हैं, कैसा रहा ये सब? ये बहुत अच्छा रहा इसलिए कि हुकूमत ने जो टर्फ की जो फाइनेंसिंग की थी एट ऑलमोस्ट 1% फॉर 10 years, that has given a fillip to the industry and that has given the fillip to the economy. Right. Also at the same time जो maximum utilization उसका हुआ है वो टेक्सटाइल सेक्टर को हुआ है। अब हुकूमत को चाहिए कि एक नई टर्फ पॉलिसी लाए, उसको सिर्फ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के ऊपर में 1% पे 10 साल के ऊपर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को क्या नाम है टर्फ का प्रोग्राम लाया जाए, एक्सक्लूसिवली फॉर इंजीनियरिंग एंड स्टील इंडस्ट्री। देखिए हमें क्या नाम है जो सारी पॉलिसीज आने के बाद सब सेक्टर्स यही डिमांड कर रहे हैं। 40 से चल रही है ना 70 to 80% जो है टर्फ का प्रोग्राम है हैज बीन ईटन अवे बाय एंड यूटिलाइज्ड बाय द टेक्सटाइल सेक्टर। राइट। मगर जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं ये लाइक स्टील है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो इंडस्ट्री है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू प्लान एंड इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कम इनटू प्रोडक्शन। ठीक है तो हम ये चाह रहे हैं एंड इट इज अ लॉन्गर टाइम टू इवन ब्रेक इवन। सो इसीलिए 10 साल की टर्फ पॉलिसी स्टील के लिए आनी चाहिए, बिकॉज वी आर लुकिंग एट अबाउट वी विल नीड अबाउट 35 to 40 million tons ऑफ स्टील बाय 2035 और 2040। अभी सिर्फ हम 7 to 8 million tons पे बैठे हुए हैं, लोहा कहाँ से आएगा? आर वी गोइंग टू इम्पोर्ट? नो, वी मस्ट हैव लोकलाइजेशन, we must have import substitution, we must save every dollar of our foreign exchange. Exactly. और then the three things that we जो शौकत तरीन साहब हमारे कहते हैं exports, exports and exports. Obviously. और third thing जो शौकत तरीन साहब की मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी and I'm willing to play a role in all these programs of शौकत तरीन साहब is agriculture, agriculture, agriculture. ये 3-4 चीजें हैं। सर पॉवर्टी एलिविएशन भी तो होना चाहिए। ये भी तो poverty- एक बड़ा चैलेंज है। आप FATF का जिक्र कर चुके हैं, पॉवर्टी देख चुके हैं, ये तमाम चीजें चैलेंजेस अभी भी इंटैक्ट हैं, इनसे कैसे निपटा जाए? निपटा जाएगा सिर्फ एक ही तरीके से, जितना पैसा आवाम का खर्चा जा रहा है उसकी ऑडिटिंग की जाए। जैसे मैंने आपको पहले कहा, फॉरेंसिक ऑडिटिंग करके और वेबसाइट पे ले आइए। PSDP का पूरा प्रोग्राम सर अभी भी मौजूद होती है काफी it has to चीजें। trickle down. It is not trickling down. It is not trickling down. You have to trickle down और गरीब लोगों के लिए जॉब्स चाहिए, एग्रीकल्चर में चाहिए ऑटो और रैपिड सेक्टर के रिजल्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के के लिए बाद चाहिए। यही कहा जा रहा है कि ऑटो सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के ज्यादा चांसेस दिखाई देते हैं। इज दैट ट्रू? That is true, but you see, this is every auto industry is becoming more and more automized, more and more robotic, and Okay. more this thing. Abhi, why should we, the country should be deprived of electrical vehicles?
इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन्होंने पॉलिसी अभी जो दी है उसकी क्या नाम है जो है इट इज़ हाइब्रिड पॉलिसी दी है, दैट मीन्स कंबस्शन इंजन ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल environmental friendly, but the environmental friendly अगर सही चाहिए तो it should be 100% electric vehicles policy, 100%। जैसे कि वो 3 व्हीलर्स को दे दी है, 2 व्हीलर्स को दे दी है, 4 व्हीलर्स को हाइब्रिड दी है। मैं चाहता हूँ कि इट शुड ऑल्सो बी ओपन फॉर द 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी सो दैट पीपल कैन, बिकॉज देखिए हमको एमिशंस को कंट्रोल करना है। पूरी वर्ल्ड इज आज बहुत बेताब है एमिशंस के कंट्रोल की वजह से। हमारा तेल बच जाएगा, हमारे पास एक्सेस जो पावर जनरेशन है वो हमारी यूटिलाइज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। लाहे अमल तय करके इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सर मैं सीपैक के बारे में बात करना चाहूँगी। सीपैक एक ज़बरदस्त काम हो रहा है, पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। और हमने कल भी देखा था जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो 70 इयर्स की सेलिब्रेशन के बारे में बता रहे थे और प्रॉपरली पाकिस्तान और चाइना का रिश्ता बहुत अहम है और इसी की मिसाल सीपैक दिखाई देती है। तो सर कितना इम्पॉर्टेंट है सीपैक और अब जो कि काम हो रहा है वो कितना तेज़ी से हो रहा है? देखिए सीपैक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। अभी अभी आपके प्रोग्राम के पहले मैं 1.5 घंटे का मीटिंग आई हैव कम फ्रॉम मिस्टर ज़ैंग, अच्छा, चाइना ओवरसीज पोर्ट्स के अथॉरिटी के चेयरमैन है ग्वादर के, उसके साथ मेरी 1.5 घंटे की मीटिंग हुई है अभी कि हाउ टू मेक सीपैक सक्सेसफुल फ्रॉम द ग्वादर ऑनवर्ड्स। मैंने इनको कहा है कि जी प्लीज़ मेक इट inclusive policy, exactly, inclusive growth policy. We have to engage the youth of Balochistan. We have to engage the people of Balochistan, give them training, give them jobs, and not by giving them handouts, but उनसे काम लेकर, उसको ट्रेनिंग देकर, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर और उन लोगों को आगे लाया जाए। और मैंने कहा है कि जी आई एम विलिंग टू गो टू ग्वादर, इंशाल्लाह आई हैव अ वर्ड विथ हिम, और वहाँ का जो इकोनॉमिक जोन है उसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से वो डेवलप किया जा सकता है। बट व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट हियर इज सीपैक का सक्सेसफुल होना इज टू बी एन इंक्लूसिव पॉलिसी, इंक्लूसिव ऑफ बलोचीज, इंक्लूसिव ऑफ बलोची भाईज, इंक्लूसिव ऑफ बलोची पाकिस्तानीज, राइट, Pakistanis from Balochistan, and we have to bring back those descendant Balochis who are outside Pakistan. We have to incentivize them to bring back to Balochistan, give them free land holdings, develop agriculture in Balochistan. Balochistan का एक study है which I am still researching, that 2000 feet below Balochistan there is a sea of fresh water. Okay. Sea of fresh water. I am trying to investigate into that. So let's make Balochistan the bread basket for China. For इतनी ज़मीनें हैं वहाँ पे है, इसको कैटल फार्मिंग है, फिशरीज़ है, इसके अंदर में हमें एग्रीकल्चर है, इसमें अंदर में लोगों को सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें जो है इन लोग से छीनी नहीं जानी चाहिए। ज़मीनें बलूचिस की होना चाहिए, इन पे बिजनेस बलूचिस डेवलप की होना रहनी चाहिए, चाहिए, मगर बलूचिस को पार्टनरशिप में लाना चाहिए वो ज़मीन पे काम करने के लिए। राइट, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, इज़ टू इन्वॉल्व द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। एग्जैक्टली सर, और गवादर इसकी एग्जाम्पल है। गवादर में ज़बरदस्त काम हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है। अब जब इंटरनेशनली काम होना शुरू होगा तो रिजल्ट्स भी आएंगे। रिजल्ट्स आएंगे प्रोवाइडेड वी हैव एन इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी। राइट, इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी मैंने आपको अभी बताया कि इज टू इन्वॉल्व द बलोची यूथ, ट्रेन देम। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन। आपने काफ़ी रिसर्च की है तो आपको ये भी पता होगा कितना इंटरेस्ट लेते हैं वो, कितने इंटरेस्टेड हैं आने के लिए, काम करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए। इट्स जस्ट टू इंसेंटिवाइज देम, इज टू गिव पुट मनी इनटू देयर पॉकेट, गिव देम राशंस इन देयर एट देयर होम, in the hands of the woman and not in the hands of the people and the man. उनको राशन दें, उनको स्कूटर्स दें, उनको बोलें कि जी ये आपका सिक्योरिटी का है, आपको उनको तालीम दें। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाइनीज़ ने बनाया है, उसको उसकी मेयार बहुत ऊपर तक ले जाए ताकि पीपल आर एम्पावर्ड। अनलेस यू डू नॉट एम्पावर, पुश करने की जरूरत है। एक दफा वो आ जाएंगे तो फिर खुश करने की ज़रूरत है।
अभी हम जब जाते हैं ग्वादर तो वी आर सराउंडेड बाय सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी. नो, it must be a free society by engaging the people into the project. सर मैं चाहूँगी आप FATF पे कमेंट कर दें. FATF की बात हो रही है और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात हो रही है. इससे पहले डॉक्यूमेंटेशन पे इतना जोर नहीं दिया गया जितना हमने इस 3 सालों में और बहुत ज़्यादा रैपिडली देखा है. मैं मोहतरमा मैंने I think this is a new concept which I am giving. Every partnership, every proprietorship should be made private limited companies, those having more than 500 million turnover, it should be made compulsorily a private limited company. Okay. Okay, that will really bring in documentation, number one. Number two is that all the people who are doing businesses takes one sector at a time, across the board na kare. Let's take steel sector. Let the steel sector be a part of the track and trace program, TNT program. 4 sectors को लिया है. मैंने कहा था रज़ाक दाऊद साहब को कि प्लीज आप इनको भी ले लीजिए, स्टील सेक्टर को भी, and make the transactions all through banks. Transparency होना चाहिए. 70-80% of the transactions are without banking channels today also. So you have to make all payments and receipts of raw materials and finished goods through banking channels. ये आप करवा दीजिए. ये एक बिग डिबेट है, इस पे पूरा प्रोग्राम होना चाहिए. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ. कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं. गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,09,198 रुपीज. गोल्ड पर 10 ग्राम 93,621 रुपीज. इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,812. ऑयल WTI पर बैरल $72.20. ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $73.43. करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 186.50, सेलिंग वाज 188.50. यूके पाउंड बाइंग रही 218 रुपीज, सेलिंग वाज 221. यूएस डॉलर बाइंग रही 159.70, सेलिंग वाज 160.70. चाइनीज युआन बाइंग एट 23.50, सेलिंग वाज 23.65. Nextly, Saudi Riyal buying at 42.10, selling was 42.60. UAE Dirham buying at 43 rupees, selling was 43.60. Kuwait Dinar buying rahi 481.50, selling was 484 rupees. And lastly, Omani Riyal buying rahi 392.50, selling was 394.50. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट. हम देख रहे हैं डॉलर प्राइस आज एप्रिसिएशन की तरफ दिखाई दे रही है. इट मीन्स कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है 160 के अराउंड. इट मीन्स कि यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे कुछ फर्दर पुश आ सकता है और ये तमाम चीज़ें हर्ट भी कर सकती हैं. अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे लास्ट कमेंट ले लेती हूँ. सर, क्या दिखाई दे रहा है, डॉलर प्राइस कितना इम्पैक्ट करेगी इंडस्ट्री को? देखिए, डॉलर प्राइस वेरी रिसेंटली 152-153 तक चला गया था. नाउ अगेन इट हैज़ गॉन टू 159. इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द स्टील प्राइसेस वेदर वी लाइक इट और यू डोंट लाइक इट. ओके, ठीक है. 152 था, 153 था. टुडे all the raw materials that are coming, एक तो raw materials की prices आसमान से छू रही है. Number 2 is dollar वापस महंगा हो गया, up to 158-159 हो गया है. So there is not ज़्यादा टाइम नहीं है, 160 के ऊपर भी जा सकता है. But because of the Eid, it might come down a little bit. Okay. Number 1. Number 2 जो क्या नाम है exchange rate है, वो is dependent upon our need for foreign exchange. Why should we be importing butter, Lurpak butter? Why should we be importing apples? Why should we be importing apples? जो भी चीज़ें आप सुपरमार्केट जाइए तो आपको मेड इन फॉरेन मेड चीज़ें सामने मिलेगी और पाकिस्तानी मेड चीज़ें पीछे मिलेगी और मिलेगी नहीं. Because we are all. Sir, it's a huge debate. और यहाँ पर it is not a huge debate. We have to. Quality का भी issue आ जाता है, taste का भी issue आ जाता है, regulatory duty. We have to save our foreign exchange. Save $1.
import चलिए सर, इस पर substitution नेक्स्ट and प्रोग्राम करेंगे। localization. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच। अब्बास अकबर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने कुछ ऐसी भी बातें की जो कि प्रोग्राम का पार्ट नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली तमाम चीज़ें रेगुलेटरी ड्यूटी के हिसाब से होनी चाहिए अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, और नॉन एसेंशियल आइटम्स पे रेगुलेटरी ड्यूटी होनी चाहिए। जिसको लेना है वो ड्यूटी देकर लेगा। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।